हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आप लोगों का सब्सिडी पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले भी इस चैनल से 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो मनोरमा गेस पेपर से था और आज का जो वीडियो है यह रेखा गेस पेपर से है। इस गेस पेपर से 1-2 वीडियो और आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा। तो 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद इंडियन इकोनॉमी से आप लोगों को रेखा गेस पेपर और मनोरमा गेस पेपर दोनों गेस पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था, सर रेखा से बनाइए, रेखा से बनाइए, तो मैं आज रेखा से बना रहा हूं और रेखा को कंप्लीट करने के लिए 2-3 वीडियो बनेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक एक क्वेश्चन को मैं कवर करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम पास करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा, जो आप बिना पढ़े भी जाएंगे, कुछ टिक मार देंगे तो 33-34 नंबर तो लाना है पास करने के लिए, आप आसानी से पास कर लेंगे। अभी आप सोच रहे हैं जो हमें पास करना है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन अगर यही आप बाद में जब जाइएगा 2-3 साल के बाद किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपको पता चलेगा जो नहीं पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट था। और ख़ास करके इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्ज़ाम में इसे प्रश्न आता है, तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है और एक एक प्रश्न को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर कर दें। थोड़ा मेरा मदद आप लोग कीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो आप लोगों का मदद जब मिलेगा तब चैनल थोड़ा ग्रो करेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और पार्ट 2 के एग्ज़ाम के बाद आप लोग का प्रिपरेशन थर्ड पार्ट का प्रारंभ होगा, तो मैं थर्ड पार्ट का भी वीडियो जो कॉस्ट होगा चाहे टैक्स होगा तो लाऊंगा। बहुत सारे चैनल सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा यह चैनल नहीं है। यह चैनल परमानेंट है और रेगुलर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाती रहेगी। चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर, इस जो सब्सिडी पेपर है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पार्ट 2 बीकॉम वाले के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे घ, उपर्युक्त सभी, क्योंकि उपनिवेशी अर्थव्यवस्था था ही, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था भी था और विच्छेदित अर्थव्यवस्था भी था, तो तीनों अर्थव्यवस्था था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन घ बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता भी है और जनसंख्या में तेज से वृद्धि, तो तीनों का तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, अल्प विकसित देशों की विशेषता है। अल्प विकसित, तो विकास के आधार पर किसी भी देश को 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले जो 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको अगर आप देखे होंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ आवश्यकता होगी नहीं, एक एक क्वेश्चन को हम आंसर बताते चलते हैं। तो चलिए पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया अल्प विकसित देशों की विशेषता होती है। तो पहला प्रति व्यक्ति आय निम्न, बिल्कुल सही है। दूसरा है
व्यापक निर्धनता और तीसरा है पूंजी की कमी। तो जो अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश, तो जो अल्प विकसित होता है यानी कि विकासशील भी नहीं होता है, उस देश में प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, व्यापक निर्धनता, गरीबी की लेवल बहुत ज्यादा होता है और पूंजी की भी कमी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। छठा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान की कमी, तो बिल्कुल सही है। ख है बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी, ये भी सही है। और तीसरा है उच्च जन्म दर, जनसंख्या विस्फोट है भारत में। तो तीनों का ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। चलिए देखते हैं अब सातवां प्रश्न है, अर्ध विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी है? अर्ध विकसित देश जो है यानी कि हम कह सकते हैं विकासशील देश, उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चक्रीय बेरोजगारी, ख में दिया हुआ है अदृश्य बेरोजगारी और ग में दिया हुआ है तकनीकी बेरोजगारी। तीनों ऑप्शन सही है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ। आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब आठवां प्रश्न है, आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 21वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन घ इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है, आर्थिक नियोजन की विशेषताएं है। तो आर्थिक नियोजन की विशेषता में साधनों का नियंत्रण, निश्चित अवधि और सर्वांगीण विकास तीनों सम्मिलित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ। 10वां प्रश्न दिया हुआ है, नियोजन के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन क दिया हुआ है राजनीतिक उद्देश्य, ख दिया हुआ है सामाजिक उद्देश्य, ग दिया हुआ है आर्थिक उद्देश्य। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों उद्देश्य नियोजन में सम्मिलित है। 11वां प्रश्न दिया हुआ है, नियोजन के उद्देश्य नहीं है। तो नियोजन का उद्देश्य अभी हमने जाना, राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य होता है। 11वां क्वेश्चन है, नियोजन के उद्देश्य नहीं है। तो नियोजन का जो उद्देश्य नहीं है उसमें होगा धार्मिक उद्देश्य। अगर इस क्वेश्चन को अगर ठीक से देख लेंगे, जैसे अभी देखिए, नियोजन के उद्देश्य में है राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य। यहाँ पे देखिए नियोजन के उद्देश्य नहीं है, आर्थिक उद्देश्य तो नियोजन का उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य भी है और राजनीतिक उद्देश्य भी है। तो तीन उद्देश्य जो है उसको तो आपको चुनना नहीं है, यहाँ पे चुना है जो उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सही धार्मिक उद्देश्य। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य हैं। नियोजन के जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उसमें आता है आंतरिक शांति, सुरक्षा और नीतियों का पालन। तो तीनों का तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 13वां जो प्रश्न दिया हुआ है, नियोजन के आर्थिक उद्देश्य हैं। नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य जाना, अब जानते हैं नियोजन के आर्थिक उद्देश्य। तो नियोजन के आर्थिक उद्देश्य में अवसर की समानता, अधिक उत्पादन और आय का समान वितरण तीनों सम्मिलित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दिया हुआ है, नियोजन के सामाजिक उद्देश्य है। तो नियोजन के सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना तीनों सम्मिलित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ। 15वां प्रश्न दिया हुआ है, नियोजन के आर्थिक उद्देश्य नहीं है। नियोजन के आर्थिक उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन क दिया हुआ है ऊंचा जीवन स्तर, ख दिया हुआ है आत्मनिर्भरता और ग दिया हुआ है आर्थिक संरचना और घ दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नियोजन का आर्थिक उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो तीन जो दिया हुआ है ऊंचा जीवन स्तर, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और आर्थिक संरचना, तीनों का तीनों नियोजन के उद्देश्य में है। तो इससे पहले भी इस क्वेश्चन को आप लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं 16वां जो प्रश्न है, नियोजन निर्माण की प्रक्रिया है। नियोजन निर्माण की प्रक्रिया है। तो नियोजन निर्माण की प्रक्रिया में रूपरेखा तैयार करना, दृष्टिकोण पत्र और प्रारंभिक विचार तीनों सम्मिलित है। तो आप लोग जान ही गए होंगे, इसका घ उत्तर होगा। तो देखिए अब अगला प्रश्न 17वां दिया हुआ है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और 17 का घ हो जाएगा सही उत्तर। इन सभी प्रश्नों का डिस्कशन उस प्रश्न में भी किया जा चुका है, लेकिन आप लोगों को फायदा यही होगा जो दोनों
गेस को देख लेते हैं तो कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अगर एक दो बार देखे रहेंगे तो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं। इसलिए दोनों बुक के गेस पेपर के सभी प्रश्नों को देख लें और आप लोगों को कुछ करना नहीं है। जब भी टाइम मिले सोते हुए, उठते हुए, चलते हुए आप वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि की जो क्रिया है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी कृषि के जगह पे दे देगा गेहूं उपजाना, चावल उपजाना किस क्षेत्र से आता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। ध्यान रखिएगा। तो कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 19वां जो प्रश्न है वो दिया हुआ है भारतीय कृषि की उत्पादकता है। तो भारत की जो कृषि है उसका उत्पादकता हम लोग जान ही रहे हैं, निम्न है। 20वां प्रश्न है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। पहला है मानवीय तत्व, दूसरा है तकनीकी तत्व, तीसरा है संस्थागत तत्व और चौथा दिया हुआ है मौद्रिक तत्व। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो हो जाएगा तकनीकी तत्व। वैसे तो एक दो मानवीय तत्व ही, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो तकनीकी तत्व इसका ज़्यादा सुटेबल आंसर होता है। 21वां प्रश्न है भारतीय कृषि अत्यधिक निर्भर है। भारतीय कृषि अत्यधिक निर्भर है तो मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क, मानसून पर। भारतीय कृषि अत्यधिक निर्भर रहता है मानसून पर। 22वां प्रश्न दिया हुआ है भारत में कृषि का महत्व है क्योंकि यह पहला रोजगार का साधन है, ख औद्योगिकीकरण का आधार है और तीसरा दिया हुआ है राजस्व में योगदान करती है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में कृषि रोजगार भी उपलब्ध करवाता है, औद्योगिकरण का आधार भी है क्योंकि कच्चा माल यहीं से मिलता है और राजस्व में तो योगदान करता ही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। चलिए 23वां प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। 23वां प्रश्न दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो जो देखे होंगे वो वीडियो तो उन्हें पता होगा जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न दिया हुआ है क्रांतियों के इंद्रधनुष में शामिल हैं। क्रांतियों के इंद्रधनुष में शामिल है तो क्रांतियों के इंद्रधनुष में हरित क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति तीनों का तीनों सम्मिलित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। 25वां प्रश्न दिया हुआ है हरित क्रांति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न से। गेहूं और चावल पर व्यापक प्रभाव था और गेहूं चावल में भी गेहूं पर अधिक प्रभाव था। 26वां प्रश्न दिया हुआ है पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध है तो पीली क्रांति का संबंध दलहन और तिलहन से है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है हरित क्रांति से किस खाद्यान्न फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। तो गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है हरित क्रांति का लाभ किस वर्ग के किसानों को नहीं मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हरित क्रांति का लाभ किस वर्ग के किसानों को नहीं मिला। तो छोटे किसान को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला। 28वां प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है और सीधा सीधी संबंध भी है, श्वेत दूध भी होता है तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर। 30वां प्रश्न नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली से। 31वां प्रश्न है भारतीय कृषि की विशेषता है। भारतीय कृषि की विशेषता है पहला आजीविका का साधन, निम्न उत्पादकता और जोतों का छोटा आकार। तो तीनों का तीनों विशेषता भारतीय कृषि का है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। 32वां प्रश्न है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा तकनीकी कारण और तीसरा संस्थागत कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी तकनीकी, संस्थागत और प्राकृतिक कारण तीनों जो है निम्न उत्पादकता का कारण है भारतीय कृषि का। 33वां प्रश्न है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के आर्थिक कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजी का अभाव, साख सुविधाओं का अभाव, किसानों की ऋणग्रस्तता। तो डी इसका राइट आंसर है। 34वां प्रश्न है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के तकनीकी कारण है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का जो तकनीकी कारण है उसमें उत्पादन की पुरानी तकनीक, सही बात है क्योंकि उस लेवल का शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अभाव में
अभी भी खेती पुरानी ही तकनीक से होता है। दूसरा है अच्छे बीज का अभाव, ये भी है। और तीसरा ऑप्शन है फसलों की असुरक्षा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 35वां प्रश्न है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के प्राकृतिक कारण है। तो वर्षा की अनिश्चितता, भूमि क्षरण और प्राकृतिक प्रकोप, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी। 36वां प्रश्न है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारण है। तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारण में दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली है। ऑप्शन क इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है भूरी क्रांति का संबंध है। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। 38वां प्रश्न है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता में सुधार हेतु उठाए गए कदम है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता में सुधार हेतु उठाए गए कदम में संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार और कृषि में सुधार से संबंधित नवीन योजनाएं तीनों शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ। 39वां प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है। तो 50%, 51 इसके आसपास ही भारत में कृषि की जाती है। 40वां प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सुझाव है। भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सुझाव है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंचाई सुविधा का विकास एवं विस्तार, साख सुविधाओं में सुधार, उन्नत बीजों का उपयोग। तो ऊपर सभी जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ठीक ढंग से उसके ऑप्शन को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग सही ऑप्शन को टिक कर लेंगे। 41वां प्रश्न है हरित क्रांति के आर्थिक लाभ हैं। तो हरित क्रांति के आर्थिक लाभ में उपर्युक्त सभी सही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। 42वां प्रश्न है हरित क्रांति के सामाजिक लाभ है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या का शहरों में पलायन, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। हरित क्रांति सामाजिक लाभ, बेरोजगारी में वृद्धि नहीं, इसका सही उत्तर होगा ग, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। क्षेत्रीय असमानताओं हरित क्रांति के सामाजिक लाभ है, तो इसमें होगा क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। ऑप्शन ग ही इसका करेक्ट होगा। 43वां प्रश्न दिया हुआ है हरित क्रांति के दोष हैं। तो हरित क्रांति के दोष में होगा सीमित विस्तार। आप लोग उपर्युक्त सभी ऑप्शन को देखकर टिक लगा लेंगे। वैसे तो 90% सही होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर ही टिक कीजिएगा कभी कभी, इस दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। 44वां प्रश्न है हरित क्रांति की सफलता हेतु सुझाव है। तो हरित क्रांति की सफलता हेतु सुझाव में छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति। 45वां प्रश्न है हरित क्रांति से उपयोग बढ़ा। तो हरित क्रांति से उपयोग बढ़ा, तो इसमें से उत्तर हो जाएगा उत्तम किस्म के बीज का। सही है। सिंचाई का, उर्वरक का। ऑप्शन घ बिल्कुल राइट आंसर है। 46वां प्रश्न है कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित नई योजनाएं है। तो पहला खाद्यान्न बैंक योजना ये भी है, दूसरा है उच्च सिंचाई योजना ये भी दिया हुआ है, घ में है राष्ट्रीय बीमा योजना ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 47वां प्रश्न है कृषि साख का वर्गीकरण है। कृषि साख का वर्गीकरण है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 48वां प्रश्न है अल्पकालीन ऋण की अवधि है। तो अल्पकालीन ऋण की अवधि होता है 12 महीना के अंदर। 12 महीना के अंदर अगर ऋण चुका दिया जाए तो अल्पकालीन ऋण होता है। 49वां प्रश्न है मध्यकालीन ऋण की अवधि होती है। तो मध्यकालीन ऋण की अवधि होती है 1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक। 3 वर्ष नहीं, 2 ही वर्ष तक होता है। ऑप्शन क ही इसका राइट आंसर होगा। 49वां प्रश्न का मध्यकालीन ऋण की अवधि 2 वर्ष ही होगा। 49 का क। 50वां है दीर्घकालीन ऋण की अवधि होती है। तो दीर्घकालीन ऋण की अवधि में हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन घ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न है कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला दिया हुआ है साहूकार, दूसरा है देसी बैंकर, ग में दिया हुआ है गैर पेशेवर साहूकार और घ में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो कृषि साख का गैर संस्थागत, तो साहूकार जो है वो गैर संस्थागत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क। देखिए यहाँ भी उपर्युक्त सभी आंसर नहीं हुआ। 52वां प्रश्न है
कृषि साख का संस्थागत स्रोत है? तो संस्थागत स्रोत में सरकार, सहकारी साख समितियां, राज्य सहकारी बैंक तीनों शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 53वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त प्रदान की गई। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त प्रदान की गई है राष्ट्रीयकरण के पश्चात, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 54वां प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रभावी हुए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 ईस्वी से प्रभावी है, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। 55वां प्रश्न है, कृषि साख की समस्याएं हैं। कृषि साख की समस्याओं में क साख देने वाली संस्थाओं का अभाव, समन्वय का अभाव, अधिक लागत, तो तीनों ऑप्शन सही है। 56वां प्रश्न है, कृषि साख प्रणाली में सुधार के उपाय है। तो उपाय में पहला जो है संस्थागत साख का विस्तार, व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, ऋण का उत्पादक कार्यों में प्रयोग, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 57वां प्रश्न है, नाबार्ड ऋण प्रदान करती है। तो नाबार्ड का स्थापना कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए किया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क। 58वां प्रश्न है, अवधि के आधार पर ऋणों के प्रकार होते हैं। तो अवधि के आधार पर ऋण 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत एजेंसी नहीं है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा देसी बैंकर। देसी बैंकर संस्थागत एजेंसी नहीं है। 60वां प्रश्न है, तो 59वां प्रश्न में इसको आप ध्यान रखिए, एजेंसी नहीं है में तो देसी बैंकर तो होगा ही, लेकिन संस्थागत एजेंसी है सहकारी समिति, नाबार्ड और व्यापारिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 60वां प्रश्न है, जिला सहकारी बैंक कब स्थापित हुए? जिला सहकारी बैंक कब स्थापित हुए? 1904 ईस्वी में, ऑप्शन क राइट आंसर है। 61वां प्रश्न, कृषि वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था का तात्पर्य बहुत बड़ा संस्था, तो नाबार्ड, क्योंकि कृषि के लिए ही इनका स्थापना हुआ है। 62वां प्रश्न है, भारत में कृषि पदार्थों के विपणन की वर्तमान व्यवस्था है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि स्थानीय बाजार, सहकारी विपणन समितियां और राज्य व्यापार तीनों सम्मिलित है। 63वां प्रश्न है, स्थानीय बाजार में शामिल है। तो स्थानीय बाजार में हाट, स्थानीय व्यापारी और घूमते फिरते व्यापारी तीनों शामिल है। 64वां प्रश्न है, कृषि विपणन के दोष है। तो कृषि विपणन के दोष में परिवहन के साधनों का अभाव है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। 65वां प्रश्न दिया हुआ है, कृषि विपणन में सुधार हेतु प्रयास है। कृषि विपणन में सुधार हेतु प्रयास में है नियमित मंडियों की स्थापना, गोदाम की सुविधाएं, गांव गोदामों का निर्माण। तो तीनों का तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ। 66वां प्रश्न है, सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभ हैं। सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभ में उचित कीमत, मूल्य निर्धारण में भूमिका, मध्यस्थियों का उन्मूलन। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, 66 का घ। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 67वां, भारत में सहकारी विपणन की संरचना है। 67वां प्रश्न है, भारत में सहकारी विपणन की संरचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला क्षेत्रीय विपणन समितियां, राज्य सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 68वां प्रश्न है, भारत में प्रथम सहकारी विपणन समिति की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम सहकारी विपणन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन का कार्य नहीं है? तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन कृषि उपज का एकत्रीकरण, तो यह कृषि विपणन का कार्य है। दूसरा है कृषि वस्तुओं का विभाजन, ये भी है। और तीसरा ऑप्शन कृषि वस्तुओं का विधायन। तो तीनों ऑप्शन कृषि विपणन का कार्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कौन कृषि विपणन का कार्य नहीं है। 17वां प्रश्न है, विपणन की एजेंसियां होती हैं। विपणन की एजेंसियां होती है तो सरकारी और निजी दोनों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ 2007-08 में हुआ है, ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ है 2007-08 में, ऑप्शन ग राइट आंसर है। 73वां प्रश्न है,
1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन घ। 74वां प्रश्न दिया हुआ है उद्यमी होता है, तो उद्यमी होता है कौन? पहला ऑप्शन है साहसी, दूसरा ऑप्शन है जोखिम लेने वाला और तीसरा ऑप्शन है प्रबंधक, तो सभी के सभी सही है। 75वां प्रश्न है भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है, तो भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है आवश्यक, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 76वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? पहला नवाचार, जोखिम वहन करना, पहल करता, तो तीनों लक्षण उद्यमी में होना आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ, ऑप्शन। 77वां प्रश्न उद्यमी सहायक है, तो गरीबी उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, पूंजी निर्माण में और उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 78वां प्रश्न उद्यमिता विकास संभव है, उद्यमिता विकास संभव है डैश के द्वारा, तो उद्यमिता विकास संभव है अभिप्रेरणा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और समुचित शिक्षा के द्वारा, तो सभी के सभी जो है उद्यमिता विकास को संभव बनाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 79वां प्रश्न उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय विकसित करना है, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय विकसित करना है व्यक्तिगत गुण, उद्यमितीय गुण, प्रेरणा और पेशेवर चातुर्य, तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम चाहता कौन है? तो पहला शिक्षित वर्ग, दूसरा तकनीकी व्यक्ति, पूर्व सैनिक, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है उद्यमिता की आवश्यकता है, उद्यमिता की आवश्यकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में, विकसित अर्थव्यवस्था हो चाहे अर्ध विकसित हो चाहे विकासशील हो, तो किसी भी प्रकार के अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। 82वां प्रश्न उद्यमिता खेल है, तो उद्यमिता खेल है चातुर्य का, ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। 83वां नंबर प्रश्न है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। 84वां प्रश्न है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 85 नंबर प्रश्न है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो रोजगार, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न है भारत में उद्यमिता का भविष्य है, तो भारत में उद्यमिता का भविष्य जो है वो उज्जवल है, ऑप्शन ख राइट आंसर है। 87 नंबर प्रश्न है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, तो असहयोगात्मक, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत सरकार के सरकारी तंत्र का जो दृष्टिकोण है वो असहयोगात्मक है। 88 नंबर प्रश्न उद्यमी होता है, तो उद्यमी जन्म भी लेता है और बनाया जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ग, जन्म लेते हैं और बनाए जाते हैं। 89 नंबर प्रश्न है उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है, तो उद्यमी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है, ऑप्शन का राइट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है व्यवसाय तथा उद्योगों के विकास में उद्यमी का योगदान है आवश्यक, का ऑप्शन राइट आंसर है। 91 नंबर प्रश्न है उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है किसमें? तो आर्थिक विकास में, ऑप्शन ग। 92 नंबर प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास में सहायक है, भारत के आर्थिक विकास में सहायक है विदेशी उद्यमी, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। भारत में आर्थिक विकास में नहीं, भारतीय उद्यमी और विदेशी उद्यमी दोनों होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर ग ही होगा, क्योंकि भारतीय उद्यमी नहीं होगा तो विदेशी उद्यमी अकेले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसलिए भारतीय उद्यमी के साथ साथ विदेशी उद्यमी का भी होना जरूरी है। 93 नंबर प्रश्न है उद्यमी सहायता करते हैं, तो उद्यमी सहायता करते हैं आयात प्रतिस्थापन में, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न है किसने कहा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक व्यावहारिक सूचक प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय है, तो यह कुरिहारा का कथन है, ऑप्शन ग बिल्कुल राइट है। प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, किसने कहा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक व्यावहारिक सूचक प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय है, यह कथन कुरिहारा का है, ऑप्शन ग। 95 नंबर प्रश्न है भारत एक डैश राष्ट्र है, तो भारत एक अर्ध विकसित अथवा विकासशील हम कह सकते हैं, अल्प विकसित नहीं है,
लेकिन विकसित भी नहीं है, विकास की तरफ अग्रसर है। 96 नंबर प्रश्न है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रश्न को एक बार फिर पढ़ देता हूं। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया हुआ है प्रोफेसर नर्क्स का। 97 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में डैश वृद्धि देश और देशवासियों के लिए हितकर है? तो वास्तविक, राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि देश और देशवासियों के लिए हितकर है। 98 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण में है? तो भारत के राष्ट्रीय आय के वितरण में जो है वो असमानता है, ऑप्शन को बिल्कुल राइट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है, भारत में गांव में आय की अपेक्षा धन का केंद्रीकरण अधिक है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सहमति, अर्थात भारत में गांवों में आय की अपेक्षा धन का केंद्रीयकरण अधिक है। तो यह सहमत है, यानी कि यह बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 100 नंबर प्रश्न है, किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का डैश है? तो किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का साधन और साध्य दोनों है, ऑप्शन को राइट आंसर होगा। 101 नंबर प्रश्न है, अर्ध विकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि का डैश प्रभाव पड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिकूल प्रभाव। अर्ध विकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि का जो है निगेटिव ही इफेक्ट पड़ा है। चलिए 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि विकसित देश के लिए क्या है? तो वरदान है। जनसंख्या वृद्धि विकसित देश के लिए क्या है? वरदान है, ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है, ऑप्शन घ 104 है। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर को बढ़ाने में एक प्रबल कारण है? तो निर्धनता जो है भारत में जन्म दर और मृत्यु दर को बढ़ाने में एक प्रबल कारण है। 105 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है? भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है क्योंकि यहाँ भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है क्योंकि यहाँ जन्म दर ऊंची है तथा मृत्यु दर कम है, इसलिए जनसंख्या का विस्फोट है। 106 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कुछ ही दिनों में चीन को पीछा करने वाला है, इसमें भारत ने कंपटीशन किया हुआ है जो हम चीन को कितना जल्दी पीछा कर दे। 107वां प्रश्न है, भारत में डैश प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? तो भारत में लगभग 70% लोग कृषि पर ही निर्भर है। 108वां प्रश्न है, भारतीय कृषि जोत का आकार काफी डैश है? तो भारतीय कृषि जोत का आकार काफी छोटा है, ऑप्शन को राइट आंसर होगा। 109 नंबर प्रश्न है, इनमें से भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वो है किसानों की ऋणग्रस्तता। 110वां प्रश्न है, आयोजन काल में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की विशेषता है? आयोजन काल में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की विशेषता है तो धीमा और असंतोषजनक, ऑप्शन को बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो। चलिए देखते हैं 111वां प्रश्न। 111वां प्रश्न है, हरित क्रांति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो हरित क्रांति कार्यक्रम जो है 1966 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन को राइट आंसर है। 112वां प्रश्न, हरित क्रांति को डैश भी कहते हैं? तो हरित क्रांति का जो दूसरा नाम है वो गेहूं की क्रांति कहा जाता है क्योंकि गेहूं फसल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 113वां प्रश्न है, सहकारी संगठनों का उद्देश्य होता है? तो सहकारी संगठन का उद्देश्य में आर्थिक लाभ, नैतिक उत्थान और सामाजिक लाभ तीनों शामिल है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 114वां प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात 1904 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन को राइट आंसर है। 115वां प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन बिल्कुल असफल नहीं रहा? भारत में सहकारिता आंदोलन बिल्कुल असफल नहीं रहा है बल्कि इसे सीमित सफलता मिली है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, भारत में सहकारिता आंदोलन बिल्कुल असफल नहीं रहा है बल्कि इसमें सफलता ही कम मिला है, यह बात सही है।
116वां प्रश्न है, भारत में विस्तृत खेती के लिए क्षेत्र बहुत ही क्या है, तो सीमित है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। 117वां प्रश्न है, गहन खेती आय और रोजगार बढ़ाने में सहायक है। गहन खेती आय और रोजगार बढ़ाने में जो है सहायक है, बिल्कुल सही कथन है, सहमत है। 118वां प्रश्न है, सहायिकी की नीति लाभ पहुंचाने की बजाय संसाधन व्यर्थ नष्ट करती है। यह भी बात सही है। मैं इस क्वेश्चन में लगभग 150 क्वेश्चन को बताने वाला हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो भी 150 क्वेश्चन का होगा, उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन 150 का होगा। पहले एग्जाम इकोनॉमी का है, इसलिए उसका वीडियो डाल देते हैं। उसके बाद फिर 2 रोज के, जैसे MFS का तो डला हुआ है, तो 1-2 वीडियो हम इसी बीच में डाल देंगे। और एग्जाम से 2 रोज पहले दोनों सब्सिडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 119वां प्रश्न है, सहायिकी नीति विशुद्ध वरदान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहमत। सहायिकी नीति विशुद्ध वरदान है, यह सही नहीं है। 120वां प्रश्न है, उर्वरक और सिंचाई के क्षेत्र में सब्सिडी लाभप्रद है। तो यह बात सही है। 121वां प्रश्न है, सहकारी कृषि की विशेषता है। तो सहकारी कृषि की विशेषता है बड़े पैमाने की कृषि तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व। 122वां प्रश्न दिया हुआ है, सहकारी कृषि का लाभ है। तो सहकारी कृषि का लाभ भूमि का एकत्रीकरण, संयुक्त प्रबंध और व्यक्तिगत स्वामित्व तीनों है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा घ इनमें से सभी। 123वां प्रश्न दिया हुआ है, सहकारी कृषि व्यक्तिगत तथा सामूहिक कृषि के बीच का समझौता है। सहकारी कृषि व्यक्तिगत तथा सामूहिक कृषि के बीच का समझौता है, यह बिल्कुल कथन सही है। 124वां प्रश्न है, भारतीय दृष्टि से सहकारी आंदोलन अपने सही रूप की तुलना में कहीं कम अमूल्यवादी है। वास्तव में इसका प्रमुख दोष है कि वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता। यह विचार किस अर्थशास्त्री का है? तो गुरनार मिर्डल का। 125वां प्रश्न है, भूमि सुधार का उद्देश्य है। तो भूमि सुधार का उद्देश्य है लाभ कर जोतों की स्थापना, किसानों को शोषण से बचाना और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना। तीनों ऑप्शन सही है। 126वां प्रश्न है, सीमा निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य है अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटना। यह कथन सही है। 127वां प्रश्न है, यदि गैर कृषि आय पर सीमा लगाने का विचार नहीं किया जाता है तो कृषि आय पर सीमा लगाना अन्यायपूर्ण ही नहीं होगा, अपितु समाज में भारी असंतुलन पैदा कर देगा। यह कथन है प्रोफेसर गैडगिल का। एक बार फिर पढ़ देता हूं, यदि कृषि आय पर सीमा लगाने का विचार नहीं किया जाता है तो कृषि आय पर सीमा लगाना अन्यायपूर्ण ही नहीं होगा, बल्कि समाज में भारी असंतुलन पैदा कर देगी। यह कथन है प्रोफेसर गैडगिल का। 128वां प्रश्न है, विभाजन विखंडन को दूर करने का उपाय चकबंदी है। यह बिल्कुल सही है। 129वां प्रश्न है, उपविभाजन एवं विखंडन लाभ से अधिक हानियां है। सही बात है। 130वां प्रश्न है, बिचौलियों का उन्मूलन देश में भूमि सुधार का पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो यह बिल्कुल सही है, ख इसका उत्तर होगा। 131वां प्रश्न है, कृषि साख का सबसे सशक्त साधन है। तो महाजन। कृषि साख का जो सबसे सशक्त साधन है वो महाजन है। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन का राइट आंसर है। 133वां प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तो 1975 ईस्वी में। घ इसका सही उत्तर है। 134वां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई है। 135वां प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का जो मुख्य कार्यालय है वो बम्बई में है। ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। 136वां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 98-99 में हुआ है। 137वां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण दिया जाता है अल्पकालीन। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। 138वां प्रश्न है, ग्रामीण बैंक डैश को ऋण देते हैं। तो ग्रामीण बैंक जो है किनको ऋण देते हैं? तो ग्रामीण बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं वो सीमांत किसानों को। ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर है। 139वां प्रश्न है, भूमि विकास बैंक डैश ऋण प्रदान करता है, यानी कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन। 140वां प्रश्न है, लीड
लीड बैंक परियोजना 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई। सही बात है। 141वां प्रश्न है, लीड बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हैं। सही बात है, लीड बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हैं। सही है। 142वां प्रश्न है, कृषि अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का पर्यायवाची है। सही है। 143वां प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना कृषि भूमि पर निर्भर जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि का परिणाम है बेरोजगारी। सही कथन है या नहीं, यह पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना कृषि भूमि पर निर्भर जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि का परिणाम है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना कृषि भूमि पर निर्भर जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि का परिणाम है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का परिभाषा यह जो है नहीं सही है, ग होगा अदृश्य। 144वां प्रश्न है, स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1979 ईस्वी को स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1979 ईस्वी को हुआ। 145वां प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में पारित हुआ है। 146वां प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चालू की गई? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 ईस्वी में चालू किया गया। 147वां प्रश्न है, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। 148वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के कितने कारखाने हैं? तो 12। वर्तमान में भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए कितने कारखाने हैं? तो 12। 149वां प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन दिया हुआ है क 1951, ख दिया हुआ है 1973, ग दिया हुआ है 1956 और घ दिया है 1965। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1973 ईस्वी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ। और 150वां प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? तो भारत में सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना था वो 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। 2 वीडियो और अपलोड होंगे 150 करके, जिसमें कि 450 क्वेश्चन होगा। कल और परसों लगातार ही अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने का भी एक अच्छा खासा समय मिल जाए। और उसके बाद फिर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वीडियो अपलोड होगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी वीडियो, इंडियन इकोनॉमी का वीडियो। और हमारे साथ बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। चलिए तो आप लोगों से विदा लेता हूं अभी। जय हिंद।